नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर किया था। और मैंने आपको बताया था जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, जो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल। आज हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखेंगे, हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखेंगे और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखेंगे। समझ में आए बात, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना, समझ में आया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे वो आपने देखा भी होगा, एग्ज़ाम दिए भी होंगे, तो उसमें क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए इसमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। तो यदि आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो बहुत ही कम स्पीड से चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, v अपॉन सी इज़ वेरी वेरी, जो रेशियो है 1 से कम आता है। तो हम किसके टर्म्स में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते हैं यदि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, k है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होती है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। यदि किसी को नहीं पता तो मैं मैं आपको साइड में डराइव करके भी बता सकता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं ऊपर नीचे मास की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यही तो टर्म आएगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, p² अपॉन में 2m। ये आप डायरेक्ट याद रखो, ये तो मैंने बस वैसे ही बता दिया, बहुत बेसिक टर्म है, ये आपको पता भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k इज इक्वल टू p² अपॉन में 2m। यहाँ से मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, अंडर रूट में क्या आएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। हम जानते हैं, मैंने बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p। तो मोमेंटम का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा अंडर रूट 2m के। तो ये मेरे पास आ गया, क्या एक्सप्रेशन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काफ़ी जगह आप देखोगे बुक्स में ये भी लिखा रहता है 2m ई एनर्जी। समझ में आए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो, काफ़ी सिंपल है। अब बात करते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसमें मास m है और चार्ज कितना होगा, क्यों, हम उसको एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है, अब देखो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स k इज इक्वल टू qv। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा है। अब देखो, आप जानते होंगे जो वर्क डन होता है एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आया मैं, ठीक है ना, ए ओ ये हो गया बी, तो ए से कहाँ आया है वो बी, क्यों चार्ज। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, तभी तो, जब पोटेंशियल सेम होगा तो मोमेंट ऑफ चार्ज नहीं होगा ना। तो ए से बी लेकर आया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो वर्क डन कितना होगा, देखो जो वर्क डन होगा वो हम जानते हैं क्या होता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चार्ज क्यों हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, v है। तो a से b लाने में कितना वर्क डन हुआ हमारे पास, w इज इक्वल टू qv। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, एक पॉइंट से b पॉइंट में जितना लाने में वर्क डन होता है, तो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, ठीक है ना, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, k इज इक्वल टू qv। समझ में आई बात, ये आपने 11th क्लास या 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, मैं क्या करूँगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, qv। समझ में आई बात। यदि मैं, तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रख सकते हो, ये चीज़ याद रह गई तो ये तो याद रखना बहुत आसान है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, इलेक्ट्रॉन का केस लूँ, तो इलेक्ट्रॉन के केस में देखो क्या होगा, तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए बात करूँ तो मैं h का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। समझ में आया।
टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम किलोग्राम। और क्यू क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में वोल्टेज। समझ में आए? तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए मैंने लिख दिया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना, समझ में आए बात? ये मैं सिली चीज़ें नहीं कर के दिखाऊंगा, बेसिक सी चीज़ें, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 √V एंगस्ट्रॉम। आप सीधा डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं तो हर बार आपको मास लिखना पड़ेगा, चार्ज लिखना पड़ेगा, एच का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन देखा हम सीधा इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक केस के लिए। ठीक है ना, रिलेटिविस्टिक केस के लिए जहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो कंपेरेबल होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। तो सेम चीज़ है हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका रेस्ट मास कितना है m0 है और टोटल एनर्जी कितना है E है, तो जो उसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगा, देखो नॉन रिलेटिविस्टिक केस नहीं है इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी वाला ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, k इज इक्वल टू p²/2m, क्योंकि ये क्या है, हम ये कब होता है जब ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत कम होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक। समझ में? रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू √p² c² प्लस m0 c² m²c⁴। तो ये हमारे पास एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिविस्टिक केस के लिए है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, तो यदि मुझे यहाँ से मोमेंटम, ये m0 क्या है, रेस्ट मास है, और देखो ये क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी होगी, और ये क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू मोमेंटम या एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इसको मैं दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिखता हूँ, ध्यान रखना। ये तो m0 c² क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी, और k हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी आ गई, किसकी एनर्जी आ गई, ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, ये मोमेंटम की फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल एनर्जी कितना है, ये ऐसे लिखेंगे मोमेंटम के केस में, टोटल एनर्जी E है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये रेस्ट मास एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ में आई बात? तो एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है, टोटल एनर्जी कितना है E, तो ये एक्सप्रेशन होता है रिलेटिविस्टिक केस के लिए। देखो मोमेंटम मुझे निकालना है तो बहुत आसान है, ये टर्म इधर चला गया माइनस में, देखो, और c² नीचे आ जाएगा और √ खुल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, यहाँ से इसको निकालना। ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरे पास हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है k इज यूज्ड, E इज इक्वल टू k + m + c²। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, हम टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब रखूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास एक्सप्रेशन, 1/c। ठीक है, तो मैं जब इसको रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, k², देखो ये मैं एक्सप्रेशन रख रहा हूँ, तो प्लस m0 स्क्वायर c⁴ प्लस 2k m0 c², क्योंकि यहाँ पे E का स्क्वायर हो रहा है ना, और ये माइनस m0 स्क्वायर c⁴, देखो ये से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, k यहाँ भी है, यहाँ भी है काइनेटिक एनर्जी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस के 2 m0 c²। तो देखो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। तो मोमेंटम मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये तो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो हमने पहले भी हम मोमेंटम निकाल के रखते थे, इस बार में भी मैंने मोमेंटम निकाला, तो मोमेंटम मैंने निकाल के वेवलेंथ यहाँ रख दिया, तो मेरे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। समझ में? आप देख सकते हो, देखो c ऊपर चला जाएगा, ये hc, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आ गई। समझ में आया? अब मैं यदि बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल हो, ये सेम केस है। यदि चार्ज पार्टिकल क्यों है, इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू QV, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो इसको मैं जब वैल्यू में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू hc √, तो ये आ जाएगा QV प्लस 2 m0 c²। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे देखो सेम एक्सप्रेशन बना नहीं बना,
ठीक है। तो आगे इसको यदि मैं सोल्व करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, मैं 2m नोड सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2m नोड सी स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन, है ना, क्यों भी तो ऑलरेडी बाहर था ही, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, क्यों भी, और ये 2m नोड सी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा ये +1, क्योंकि ये मैंने पूरा उठा लिया ना ऐसे, तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो सी स्क्वायर है ना, बाहर ले लूँगा तो सी आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2m नोड क्यों भी, ठीक है ना, या इसको आप 1 पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्यों भी 2m नोड सी स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h, और ये मैं इसको हम और किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, 2m नोड क्यों भी, और ये आ जाएगा 1+, ये जो है मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्यों भी m नोड सी स्क्वायर, ये क्या है, एक तरीके से एनर्जी ही है, ठीक है ना, क्या है ये, एनर्जी है। एनर्जी का तो देखो ऊपर भी एनर्जी नहीं, कांस्टेंट ही तो है एक, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, यूनिट तो कांस्टेंट आएगी, तो मैं इसको α/2 लिख लिया मैंने। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैं लिखूंगा तो देखो h का वैल्यू लिखूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो 2 ऑलरेडी ये कांस्टेंट है ये, तो मेरे पास देखो यही तो चीज़ बचा बस जो वेरिएबल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मेरे लिए ये केस आ जाएगा, ठीक है। 12.3 √v 1 + α/2 ये नोड। अब यदि आप थोड़ा सा भी इसमें तो यदि दिमाग लगाओ ना, देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्यों भी m नोड सी स्क्वायर ही तो है, ठीक है। तो ये कब है, रिलेटिविस्टिक केस है, क्या है ये, रिलेटिविस्टिक केस है ना। लेकिन यदि मैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए बात करूं तो अल्फ़ा का वैल्यू देखो, रिलेटिविस्टिक केस में तो c का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगा और v तो बहुत कम होगा, है ना, v जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू c, और नीचे c का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू है ना ऑलमोस्ट 0 के आसपास आएगा, बहुत ही कम वैल्यू आएगा। अब ये ऑलमोस्ट जब 0 के आसपास आएगा, कुछ एडिशन नहीं होगा तो कट गया, तो एक तरीके से नॉन रिलेटिविस्टिक केस बना नहीं बना, √v एंगस्ट्रॉम, समझ में आया क्या बन गया, अनरिलेटिविस्टिक केस बन गया मेरा यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास केस था, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।